Done with the break. Now we'll continue with the example. एकदम easy example ही है, बट थोड़ा आराम से पढ़ेंगे और ट्राई करेंगे अपने आप सॉल्व करने के लिए. ठीक है, देखिए मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन सबका रीड करने का स्पीड अलग अलग होता है, सबका ग्रास्पिंग स्पीड अलग अलग होता है. सो अगर आपको धीरे धीरे से पढ़ के समझ के फिर सॉल्व करना है तो आप कर सकते हैं. मैं थोड़ा अपनी स्पीड से पढ़ूँगा इसलिए, you know, just a disclaimer. We are starting with the example 5. Again, company A and company B are in a power business. Company A holds 25% of the equity shares of company B. Oh, पहले से 25% है और बाद में दूसरा लिया है 65%. अच्छा, सो स्टेप एक्विजन है, ये तो मेरे को पता चल गया. वाह, वो तो आता है अपने को. सो ऑन 1 नवंबर, यानी कि उसके बाद ऑन 1 नवंबर कंपनी A obtains a control of company B when it acquires further 65% of the company B shares, thereby resulting in a total holding of 90%. वाह, तो 25% पहले से था, 65% और ले लिया. सो इससे हमारे पास कितना हो गया 90%. या सो 10% जो अपने पास नहीं है उसको हम क्या बनेंगे, क्या बोलेंगे उसको, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट. यस, द एक्विजिशन हैड following features. Okay, so these are some details regarding acquisition. एकदम छोटू सा हम यूँ ही ख़त्म कर देंगे बस 2 मिनट में, पढ़ लेंगे 5 मिनट में, सॉल्व कर देंगे, हो गया काम. सो सबसे पहले कंसिडरेशन दे रखा है, उसको अलग से दिया ही है कंसिडरेशन. ठीक है, चलो पढ़ते. कंपनी ट्रांसफर्स केस ऑफ 59 लाख. सो 59 लाख का केस है, उसका फेयर वैल्यू क्या होगा, 59 लाख का फेयर वैल्यू 59 लाख होगा. एंड इश्यूज 1 लाख शेयर्स ऑन 1 नवंबर. द मार्केट प्राइस ऑफ कंपनी ए एज अ शेयर एज ऑन दैट डेट ऑफ इश्यू इज 10 per share. The equity share issued as per the transaction will comprise 5% of a post-acquisition equity capital of company A. तो ये जो लास्ट लाइन मैंने पढ़ा 5% of the blah blah blah, एकदम टाइम पास है, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं कि 1 लाख कंपनी A की होगा, ये हमें कुछ लेना देना नहीं है. ठीक है ना, ऐसे दे रखा है लाइन. तो हमें जो जिससे काम है वो क्या था, ये 1 लाख शेयर इश्यू करेंगे जिसका मार्केट प्राइस ऑन द इश्यू डेट है, ये मतलब ऑन एक्विजिशन डेट है 10 per share. ओके, सो फेयर वैल्यू मिल गया हमें 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 10 लाख. 59 लाख का एक तो हमने कंसिडरेशन केस में दिया, उसका फेयर वैल्यू 59 लाख है, और शेयर इश्यू किया उसका फेयर वैल्यू 10 लाख है. तो टोटल 69 लाख तो इधर दिख रहा है हमें कि 69 लाख का कंसिडरेशन है. ओके, तो रफ में लिखते जाइए, सॉल्व करते जाइए. कंसिडरेशन है कितना दिया, परचेस कंसिडरेशन हम सबसे पहले सॉल्व कर रहे हैं. नहीं, काम करते हैं स्टेप वाइज जाते हैं. तो पहला स्टेप क्या है, अक्वायर्ड को आइडेंटिफाई करो. तो इधर तो क्लियरली एक्वायर्ड इस कंपनी है. फिर एक्विजिशन डेट आइडेंटिफाई करो, तो इधर भी क्लियरली एक्विजिशन डेट इज 1 नवंबर. तो 2 स्टेप हो गया. थर्ड स्टेप, अभी थर्ड स्टेप क्या होता है, कभी कोई भी कोई क्वेश्चन में हम स्टार्ट करते हैं विद द फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइड एसेट, लेकिन इन दिस क्वेश्चन विल स्टार्ट विद कंसिडरेशन, क्योंकि कंसिडरेशन का डिटेल्स पहले दे रखा है. कुछ फर्क नहीं पड़ता एक 2 स्टेप ऊपर नीचे करने से. ठीक है ना. ओके, सो कंसिडरेशन 2 कंसिडरेशन मिल गया. देखते नीचे क्या है, कंटेंजेंट कंसिडरेशन. सर अभी आपने समझाया, आता है अपन को. डायरेक्टली देखते हो कहीं पे फेयर वैल्यू दिख रहा है, देखो तो हाँ 3 लाख लास्ट लाइन में दिखा है. फेयर वैल्यू एज ऑन द डेट वो 3 लाख, तो सिंपली 3 लाख को ऐड कर देंगे. फिर भी पढ़ रहा हूँ मैं. कंटेंजेंट कंसिडरेशन, ठीक है. कंपनी ए एग्रीज टू पे एडिशनल कंसिडरेशन ऑफ 7 lakh if the cumulative profit of company B exceeds 70 lakh over the next 2 years. मतलब इन नेक्स्ट 2 years अगर 70 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट चला गया कंपनी का तो 7 लाख देंगे. हाँ, तो देंगे, पर दिया तो नहीं ना. ओके, एट द एक्विजिशन डेट इट इज़ नॉट कंसिडर प्रोबेबल दैट एक्स्ट्रा कंसिडरेशन विल बी पेड. हमको लग नहीं रहा है कि एक्स्ट्रा कंसिडरेशन विल बी पेड. तो इसका मतलब सर ये
3 लाख फेयर वैल्यू दिया है, उस पर भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, नील से रिकॉर्ड करेंगे नहीं, ये भी आपको गुमराह करने के लिए दे रखा है, ठीक है ना। सिंपल रूल कंटिन्यूम कंसिडरेशन का, फेयर वैल्यू इन एक्विजिशन डेट पे परचेज कंसिडरेशन में ले लेने का, और दूसरा इफेक्ट भी आपको अभी बोला फाइनेंशियल लायबिलिटी में दिखा देने का। देखो इधर भी क्या है, केस देने का ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना, मैंने बोला ना आपको हर बार केस ही होगा, इट विल बी क्लियर कट फाइनेंशियल लायबिलिटी में ही रिकॉग्नाइज करेंगे। तो ये द फेयर वैल्यू ऑफ द कंटिजेंट कंसिडरेशन डिटरमाइंड टू बी 3 लाख असल एक्विजिशन डेट। तो परचेज कंसिडरेशन का टोटल लगाइए आप 59 लाख, केस दिया प्लस 10 लाख केस दिया प्लस कंटिजेंट कंसिडरेशन 3 लाख, तो इसका टोटल मिलके कितना हो गया आपका 72 लाख हो गया। सो वन स्टेप सॉल्व, स्माइल। दूसरा कुछ दे रखा है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। कंपनी ए पेज एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट ऑफ 1 लाख, ओ सॉरी 72 लाख नहीं आएगा, रुक जाइए देखते पहले नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि नहीं दे रखा, मैंने आपको सीधा बोल दिया टोटल करने के लिए। सो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, कंपनी ए ने एक्विजिशन रिलेटेड पे किया, हाँ सर इसको ऐड करेंगे ना 1 लाख को परचेज कंसिडरेशन में। अबे साली, पार्डन मी फॉर द लैंग्वेज, पर अभी आपको समझा है ना, हाँ पता है कुछ लोगों को समझ में आ गया। हाँ तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को सीधा पीएल में डालना है, तो 1 लाख कहीं भी बिजनेस कॉम्बिनेशन के ट्रांजैक्शन में नहीं आएगा, सीधा पीएल में चले जाएगा प्रेम से। सो दिस पर्सन विल जस्ट इग्नोर। मूविंग फॉरवर्ड, क्या है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। हाँ अभी देखते हैं क्या दे रखा है। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है कि प्रोपोर्शनल शेयर ऑफ नेट एसेट पे रिकॉर्ड करना है। So read it. The fair value of the NCI is determined to be 7,50,000 at the acquisition date based on market prices. Company elects measure non-controlling interest at fair value for the transaction law. एक तो फेयर वैल्यू दे दिया 7.5 लाख, ऊपर से बोल भी दिया कि उसको हम फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करने वाले हैं। सिंपल हो गया ना फिर, तो ये स्टेप भी सॉल्व हो गया अपना, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट पड़ा क्योंकि बोल ही दिया क्लियर कट। सो अभी कौन सा स्टेप बचा है, असेट वाला। तो असेट की फेयर वैल्यू दी हुई कहीं पे देखते नीचे, प्रीवियसली हेल्ड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एक्सपीरियंस, ओह सॉरी और एनसीए के साथ इसको भी जोड़ेंगे ना अपन स्टेप में। हाँ तो क्या है, इसका भी फेयर वैल्यू जो होगा उसको रिकॉर्ड करेंगे। हाँ क्या दिया है डिटेल्स, रीड आउट। कंपनी ए हैज ओन्ड 25% of the shares of company B for several years. At 1st November, the investment is included in company A's consolidated balance sheet at 6 lakh. Accounting for using equity method, the fair value is 20 lakh. तो carrying amount कितना था 6 lakh और उसका फेयर वैल्यू कितना था 20 लाख। तो 14 lakhs का गेन है, हम रिकॉर्ड करेंगे एज इफ, ऐसा ही मान लेंगे हमने ये 6 लाख का इन्वेस्टमेंट 20 लाख में 1 नवंबर को सेल कर दिया, ऐसा मान के उसका अकाउंटिंग करेंगे। सो 14 लाख गेन विल डायरेक्टली रिकॉर्डेड टू P&L। यस सिंपल, आगे बढ़ते हैं। हाँ और इसको 20 लाख को कहाँ ऐड करेंगे, वाइल कैलकुलेटिंग गुडविल ऐड करेंगे ना, वो अपना स्टेप था ना फर्स्ट, परचेज कंसिडरेशन प्लस इक्विटी इंटरेस्ट held earlier plus NCI minus identifiable net asset, remember? So उसको 20 लाख को वहाँ ऐड कर देंगे। और क्या दिया है, द फेयर वैल्यू ऑफ कंपनी बिजनेस asset at 1st November is 60 lakh, determined in accordance with the Ind AS 103, determine the accounting under acquisition method for the business combination by company A। ओके नाइस, तो हमने ऑलमोस्ट पूरा सम सॉल्व कर ही दिया है। क्या लिखेंगे, काम कीजिए एक नोट बनाइए जो अपन बनाते थे वैसे ही। क्या बनाएंगे, लिखिए पहले कंसिडरेशन पेड उसमें सब पार्ट करके लिखिए। केस कितना है 59 लाख, तो केस करके लिखिए सामने 59 लाख प्लस शेयर्स उसके सामने लिखिए 10 लाख प्लस कंटिजेंट कंसिडरेशन उसके सामने लिखिए कितना था 3 लाख फेयर वैल्यू, बराबर। इसका टोटल लगाए, हमने ये पहले बना दिया इसलिए स्पीड में कर रहा है।
72 लाख हो गया, उसमें से माइन और प्लस कीजिए जो प्रीवियसली हेड इक्विटी इंटरेस्ट था उसका फेयर वैल्यू कितना है 20 लाख। सो प्रीवियसली हेल्ड इक्विटी इंटरेस्ट 20 लाख प्लस नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का फेयर वैल्यू, क्योंकि उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऑप्शन हमने इलेक्ट किया है टू रिकॉर्ड एट फेयर वैल्यू, तो उसको रिकॉर्ड करेंगे एट फेयर वैल्यू से 1,50,000 उसको भी ऐड कर देंगे। उसमें से जो नेट एसेट का फेयर वैल्यू एज एन एक्विजिशन रेट है उसको माइनस कर देंगे, कितना था लास्ट लाइन में दिया था 60 लाख, उसको माइनस कर देंगे। सो विल कम अप विथ गुडविल, कितना है गुडविल, जल्दी करो कैलसी में लगाओ 72 लाख प्लस 20 लाख प्लस 7,50,000 माइनस 60 लाख कितना आ रहा है 39,50,000 आ रहा है। यस, सो नेक्स्ट पेज पे हमने पूरा ये सम अच्छे से सॉल्व करके दिया है आपको। अगर आपको रिवाइज करना है, ऑडिट करना है तो डायरेक्ट आप इसमें से कर सकते हैं, इसलिए मैंने आंसर भी दे दिया है, वरना कोई ज़रूरत नहीं था इस पेज को वैस करने का, फिर भी दे दिया क्योंकि पूरा सम तो मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। ओके, सो काम कीजिए 5 मिनट लीजिए, आई एम टेलिंग यू कंपल्सरी है ये, 5 मिनट लीजिए और ये सम अपने आप पढ़िए और सॉल्व करिए, क्योंकि हमने 10 मिनट में पूरा सॉल्व कर दिया। और मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को कोई बातें थोड़ा देर से समझ में आती है, मेरी तरह मेरे को समझने में थोड़ा ज़्यादा देर लगता है, लेकिन क्योंकि हम ये रिवीजन लेक्चर जैसा बनाने के ट्राई कर रहे हैं तो थोड़ा स्पीड में जाएगा ना, इन डिटेल तो नहीं होगा। ओके, सो एक काम करिए, ट्राई एंड डू दिस सम ऑन योर ओन, तो और प्रैक्टिस भी हो जाएगा और रिवाइज भी हो जाएगा, और आगे ज़्यादा जाएंगे तो बड़े जितने सम आएंगे उसमें ये कंसेप्ट सारे काम आने वाले, इसलिए ओके जिनको करना है करिए, जिनको नहीं करना है नहीं करिए। विल देन मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, इसमें बहुत सारे स्मॉल टॉपिक्स हैं, तो बहुत मज़ा आने वाला है तुम्हें को। 2 मिनट में टॉपिक ख़त्म करते हैं, आप बोलते 2 मिनट फिर लगा दे 5 से 10 मिनट, तो भी क्या करें, कंट्रोल नहीं आता मेरे को एक्सप्लेन करने के लिए, वरना 2 मिनट के कंसेप्ट है, मैं अंदर घुस जाता हूँ इसलिए देर लगता है। ओके, हो गया, जिनको करना था उन्होंने कर लिया, जिनको नहीं करना था वो बैठे बैठे मेरे को सुन रहे थे, ठीक है, हो गया। सो नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेप्शंस ऑफ रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट। कुछ अच्छा मैंने नीचे लिखा है, देखो तो क्या लिखा है, generally net asset and purchase consideration in business combination transaction are valued at a fair value on acquisition date, but these are some exceptions to general rules of recognition and measurement. Okay, तो ये लोग ऐसा बात कर रहे हैं कि जनरली हम सब कुछ फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करते हैं इन एक्विजिशन मेथड, बट नीचे दिए गए ये सारे एक्सेप्शन है जनरल रूल के। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग मेरे ख्याल से 6 से 7 टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, और सब में एक एक एग्जाम्पल मिनिमम हमने डाला है, किसी में एक एग्जाम्पल है किसी में 2 एग्जाम्पल है। सो मस्त आराम से समझ जाएगा आपको, अब आपको भी मजा आने वाला है क्योंकि 5-5 मिनट में टॉपिक बदलेगा, और टॉपिक बदलता है तो हमें समझने में मजा आता है, एक टॉपिक को अंदर घुस के समझने में मजा नहीं आता है। तो मैंने उसको डिवाइड कर दिया अलग अलग टॉपिक्स में और एग्जाम्पल के साथ, तो आपको समझने भी अच्छा रहेगा और नींद भी कम आएगा। सो फर्स्ट टॉपिक इज कंटिंजेंट लायबिलिटी। अभी हमने ऐसा ही कुछ टॉपिक डिस्कस किया है, कंटिंजेंट कंसिडरेशन। अब दूसरा टॉपिक आ रहा है कंटिंजेंट लायबिलिटी। सो मैं एक्सप्लेन करूँ उससे पहले मैंने जो लिखा है वो पढ़ लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर उससे ही एक्सप्लेन हो जाएगा तो टाइम अपना वेस्ट ना हो। इंडेक्स 37 defines a contingent liability as a present obligation that arises from past events, and it is not probable that an outflow of resources embedding economic benefits will be required to settle the obligation. सो ये इंडेक्स 37 में जो कंटिंजेंट लायबिलिटी का डेफिनेशन है वो हमने इधर ब्रॉट आउट कर दिया है टू एक्सप्लेन यू द एक्सेप्शन, कि एक्सेप्शन क्या है, क्यों हम यहाँ इसी एक्सेप्शन में पढ़ रहे हैं।
सो इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ लायबिलिटी अंडर इंड एस 37। तो आप सबको पता है, तो एकदम बेसिक नॉलेज है कि कंटिंजेंट लायबिलिटी हम कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वैसे रिकॉर्ड नहीं करते, उसको फुट नोट इन नोट्स टू अकाउंट्स में सिर्फ दिखा देते कि इतना कंटिंजेंट लायबिलिटी है, ये कस्टमर ने हम पे कोई भी केस किया है तो उसका हमारे हिसाब से लायबिलिटी इतना आता है और कंटिंजेंट है वो, इसीलिए फुट नोट में दिखा देते हैं इन नोट्स टू अकाउंट। But the requirement in Ind AS 37 do not apply in determining which contingent liabilities to recognize as of the acquisition date. Instead क्या? Instead, the acquirer shall recognize as of the acquisition date a contingent liability assumed in a business combination if it is a present obligation that arises from past events. इतना तक तो सेम ही था। And its fair value can be measured reliably. So हमें लगता है कि आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज नहीं होने वाला है, तो इंडेक्स 37 तो बोलता है कि अगर नहीं होने वाला है, आपको लगता है कि प्रोबेबल नहीं है आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, तो आप उसको रिकॉर्ड मत कीजिए, कंटिजेंट लायबिलिटी को रिकॉर्ड मत कीजिए, सिर्फ फुट नोट में दिखा दीजिए। लेकिन यहाँ लिखा है कि आपको उसको रिकॉर्ड करना है जब वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है जो पास्ट इवेंट से अराइज हो रहा है, एंड इट्स फेयर वैल्यू कैन बी मेजर्ड रिलायबली। फिर से लोग उनकी गाड़ी उधर ही आके अटक जाती है। कंटिजेंट कंसिडरेशन में उन लोगों ने वही बोला कि ये कंसिडरेशन कंटिजेंट है, फिर भी आप इसे रिकॉर्ड करेंगे एट फेयर वैल्यू। और इसमें भी बोल रहे हैं कि अगर आप उसको मेजर कर सकते हैं, उसकी फेयर वैल्यू को मेजर कर सकते हैं रिलायबली, तो आप उसको भी रिकॉर्ड करो वाइल business combination transaction at a fair value. Therefore, contrary to Ind AS 37, the acquirer recognizes the contingent liability assumed in a business combination at the acquisition date, even if it is not probable that an outflow of resources embedding economic benefit will be required to settle the obligation. Yes, I think मेरे को लगता है आपको एकदम परफेक्टली समझ गया होगा, और जिनको नहीं समझ रहा है वो पॉज करिए और आराम से एक बार पढ़िए, आराम से समझ आएगा, इतना कुछ हार्ड है नहीं। और अगर आपको पढ़ने का मन नहीं है तो सुनिए, मेरे को एग्जाम्पल से समझाने का ट्राई करेंगे। एग्जाम्पल दिया नीचे। A suit for damages worth 10 million was filed on a company B for alleged breach of certain contract provision. Company B had disclosed the same as a contingent liability in its financial statement, as it considered that it is not present obligation for which it was not probable that amount would be payable. Company A acquires Company B and determines the fair value of the contingent liability to be 2 million. तो क्या हुआ, हमने कंपनी ए ने कंपनी बी को अक्वायर किया, तभी कंपनी बी पे कोई केस चल रहा था जो उस पे कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने के लिए किसी ने केस किया था फॉर डैमेज ऑफ 10 मिलियन। बट कंपनी बी को तो लग रहा था हम आराम से एक केस जीतने वाले, हमको पैसा देने कोई ज़रूरत पड़ने वाला है नहीं, मतलब आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज उनको नहीं लग रहा था कि होगा कि हम पे करेंगे अमाउंट, इसलिए उन लोगों ने प्रेम से उसको डिस्क्लोज कर दिया, कंटिजेंट लायबिलिटी करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बढ़ा दिया। लेकिन जब कंपनी ए ने कंपनी बी को अक्वायर किया तो उन कंपनी बी ए ने फेयर वैल्यू डिसाइड किया है इस कंटिजेंट लायबिलिटी का टू बी 2 मिलियन। तो अगर फेयर वैल्यू उसको रिलायबली मेजर किया है तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये 2 मिलियन परफेक्ट ही फेयर वैल्यू उसका कंटिजेंट लायबिलिटी का, तो 2 मिलियन को हम रिकॉर्ड कर देंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। सो कंपनी ए वुड रिकॉग्नाइज 2 मिलियन इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ पार्ट ऑफ एक्विजिशन accounting, even if it is not probable that payment will be required to settle the obligation. सेम चीज जो ऊपर थियरी करके दिखाया, नीचे एग्जाम्पल करके समझा दिया। सो क्या करेंगे, जब अपने अकाउंटिंग कर रहे होंगे और एज ऑन द एक्विजिशन डेट, तो इसको लायबिलिटी समझेंगे और लायबिलिटी की तरह ही ट्रीट करेंगे while calculating fair value of net identifiable net asset. Okay, so yeah, बहुत जल्दी एक टॉपिक खत्म हो गया। We are moving forward to next topic.
which is indemnification asset closely related to contingent liability. अब contingent liability समझा तो ही ये indemnification asset समझेगा. So let us understand indemnification assets. तो ये डायरेक्टली रीड नहीं करेंगे, इससे पहले मैं सिर्फ उसको लॉजिक समझा रहा हूँ कि इंडेमनिफिकेशन एसेट है क्या. तो ऊपर जब हमने कंटिंजेंट लायबिलिटी समझा और ये एग्जांपल में 10 मिलियन के लॉसूट का फेयर वैल्यू 2 मिलियन निकला, तो कंपनी ए ने कुछ सोच के उसका फेयर वैल्यू 2 मिलियन डिसाइड किया होगा. तो कंपनी ए वो 2 मिलियन अपने आप तो बेयर करने वाली है नहीं, इट्स एन लायबिलिटी राइट. तो भाई कैलकुलेटिंग कि हमें कितना पे करना है कंपनी बी को, वो 2 मिलियन लायबिलिटी तो कंसीडर करेगी, मतलब 2 मिलियन कंपनी बी को कम ही पे करने वाली है. तो समटाइम्स क्या होता है कि जो कंपनी है सामने वाली वो बोलती है कि नहीं ऐसा मत कीजिए, आप 2 मिलियन को अपनी लायबिलिटी में कंसीडर मत कीजिए, अगर वो आपको 2 मिलियन पे करना आएगा इन फ्यूचर तो हम आपको इंडेमनिफाई कर देंगे. इंडेमनिफिकेशन सेट कंटिंजेंट लायबिलिटी के सामने वो अक्वायरी है वो गारंटी दे रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंडेमनिफिकेशन एसेट. गॉट इट. सो नाउ वी विल रीड एंड देन गो टू एग्जांपल. सो the seller in a business combination may contractually indemnify the acquirer for the outcome of a contingency or uncertainty related to all or a part of specific assets or liability. For example, the seller may indemnify the acquirer against the losses above specified amount on a liability arising from particular contingencies. In other words, the seller will guarantee that the acquirer's liability will not exceed a specified amount. As a result, the acquirers obtain an indemnification asset. The acquirer shall recognize an indemnification asset at the same time that it recognizes the indemnified item measured on the same basis as the indemnified items, subject to the need of valuation allowance for uncollectible amounts. So मैंने कुछ ब्रैकेट में कैपिटल में लिखा है तो आप रीड करिए क्या है. इफ कंटिंजेंट लायबिलिटी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड देन इंडेमनिफिकेशन असेट शैल आल्सो नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड. तो सिंपल है, जिसके लिए गारंटी दिया है अगर वो लायबिलिटी हम रिकॉग्नाइज कर नहीं रहे तो सामने एसेट के घंटा रिकॉग्नाइज करेंगे. Pardon me for the language. Okay. So हम कब रिकॉग्नाइज करेंगे एसेट, मतलब ये चीज तो है कि अगर ऊपर हमने एग्जांपल में डिसाइड किया कि 2 मिलियन इज अ लायबिलिटी, कंटिंजेंट लायबिलिटी का फेयर वैल्यू, तो 2 मिलियन कंटिंजेंट लायबिलिटी हम एज अ लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करने वाले हैं. उसके सामने अगर किसी ने मतलब एक्वायरी ने अगर गारंटी दिया होगा इंडेमनिफाई करने के लिए तो ही हम इंडेमनिफिकेशन एसेट रिकॉर्ड करेंगे. वो भी ऐसा हो सकता है कि एक्वायरी ऐसा बोल दे कि अगर 1 मिलियन का लॉस है तो हम पे कर देंगे, या तो 1 मिलियन से कम होगा तो हम पे कर देंगे 1 मिलियन तक. 1 मिलियन से जितना भी ज्यादा हुआ यानी कि 2 मिलियन का पूरा लॉस आया तो 1 मिलियन आप भुगते, बाकी 1 मिलियन हम भुगतेंगे, ठीक है ना. और ऐसा भी बोल सकते हैं कि 2 मिलियन तक जितना भी लॉस आया वी विल इंडेमनिफाई यू, तो 2 मिलियन का हम लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करेंगे, सामने 2 मिलियन का एसेट रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है ना. मतलब एसेट एंड लायबिलिटी दोनों रिकॉग्नाइज करेंगे. और ना फॉर एग्जांपल हमने ऐसा डिसाइड किया कि जो 10 मिलियन का लॉस उठा है वो हमें भी नहीं लग रहा है कि पे करने में आएगा, तो उसका फेयर वैल्यू क्या है, 0 है. तो हो सकता है कि एक्वायर ने फिर भी इंडेमनिफाई करने के लिए अपने को दिया हो कि 2 करोड़ तक कुछ भी होगा तो वी विल इंडेमनिफाई यू. बट हम लायबिलिटी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे तो एसेट कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, उसका जो लायबिलिटी उसके सामने तो इंडेमनिफिकेशन मिला है तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, ठीक है ना. सो मूविंग फॉरवर्ड, एग्जांपल 6, ये भी आपके मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन है. So, example 6, ABC Limited acquired a beverage company PQ Limited from XYZ Limited
at the time of the acquisition, PQL Limited is the defendant in a court case whereby certain customer of the PQL Limited have alleged that its product contain pesticides in excess of the permissible levels that have caused the health damage. हाँ, मैगी जैसा केस है ना, उन लोगों ने कुछ ऐसा पेस्टिसाइड्स एक लेवल से ज़्यादा ही यूज़ किया जो हेल्थ डैमेज कर रहा था, तो ऐसे कस्टमर ने कोई तो केस किया है, तो PQL लिमिटेड इज बीइंग स्यूड फॉर डैमेज ऑफ 2 करोड़। ओके, 2 करोड़ का डैमेज तो कितना भी वो क्लेम कर सकते हैं भाई। हाँ, XYZ Limited has indemnified ABC Limited for the losses if any due to the case for amount up to 1 crore. The fair value of the contingent liability for the court case is 70 lakh. ओके, सो अगर 70 लाख तक जो हमने फेयर वैल्यू डिसाइड किया है ये 2 करोड़ के डैमेज का, वो कितना है 70 लाख, और ऑलरेडी XYZ ने बोल ही दिया है कि 1 करोड़ तक जितना भी लॉस होगा हम आपको इंडेमनिफाई करके देंगे। तो इधर 70 लाख फेयर वैल्यू उसको हम रिकॉर्ड करेंगे एज अ लायबिलिटी, और उसके सामने जो इंडेमनिफिकेशन मिला है 70 लाख का उसको हम बता देंगे एज एन इंडेमनिफिकेशन एसेट 70 लाख, एज सिंपल एज दैट। तो उसका फाइनली गुडविल पे कोई असर आने वाला है नहीं। तो वही मैंने नीचे लिखा है, पढ़ लेना। दूसरा क्या है, हाउ शुड ABC लिमिटेड अकाउंट फॉर कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड द इंडेमनिफिकेशन एसेट। ओके, वही ऊपर का एक क्वेश्चन पूछा था, बट अब दूसरा सिचुएशन है, व्हाट इफ द फेयर वैल्यू ऑफ द लायबिलिटी इज 1.2 करोड़ इंस्टेड ऑफ 70 लाख। तो कुछ नहीं, लायबिलिटी को 1.2 करोड़ दिखाएंगे, लेकिन असेट को कितना दिखाएंगे, क्योंकि उन XYZ लिमिटेड ने बोला 1 करोड़ तक जितना भी लॉस होगा दे देंगे, 1 करोड़ के ऊपर हुआ तो वी हैव टू बेयर इट। यस, तो 1 करोड़ का असेट दिखाएंगे, 1.2 करोड़ की लायबिलिटी, सामने 1 करोड़ का असेट, एज सिंपल एज दैट। सो वही नीचे आंसर दिया है, सॉल्यूशन दिया है, उसमें वही लिखा है। सो अगर आपको पढ़ना है, मतलब आपको पढ़ना है, अगर नहीं आप पढ़ ही लीजिए, पॉज इट एंड रीड इट। मैं नहीं पढ़ने वाला, क्योंकि मैं पढ़ता रहूंगा तो आप मेरे को सुनते सुनते शायद दुनिया में चले जाओगे। रीड इट ऑन योर ओन, ठीक है। जो सो गए उनको जगाओ, रीड करो। कर लिया? So again, another important topic completed. So now another topic, we are moving forward to topic 3 of exceptions, okay, which is share based payment. This is most IMP topic, और बहुत सारे लोगों को बहुत ही डिफिकल्ट भी लगता है टॉपिक टू अंडरस्टैंड, बट हमने चार्ट फॉर्म में दिया है, 2 मिनट में समझ जाएंगे आप लोग, ठीक है ना। सो फोकस ओवर हियर। पहले तो शेयर बेस्ड पेमेंट में 2 टाइप के पेमेंट मतलब अवार्ड्स होते हैं, एक रिप्लेसमेंट और दूसरा नॉन रिप्लेसमेंट अवार्ड। तो सर रिप्लेसमेंट अवार्ड मतलब क्या, मैंने ब्रैकेट में लिखा है कि व्हेन एक्वायरर रिप्लेस इट्स अवार्ड विद एक्वायरीज ओरिजिनल अवार्ड। तो सर ये अवार्ड क्या है, कोई ट्रॉफी मिलने वाली है? नहीं, क्या होता है ये समझ लीजिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि टाटा नहीं, क्या लेंगे, इन्फोसिस। हाँ, इन्फोसिस। तो इन्फोसिस ने अपने कंपनी के एम्प्लॉय को एक ऑप्शन दिया है वाइल अग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कि अगर आप 3 साल से ज़्यादा हमारी कंपनी में काम करते हैं तो आपको हम हमारे शेयर देंगे एट 40%। ओके, तब जो भी मार्केट वैल्यू होगा वी डोंट नो, हम आपको 40% देंगे। नहीं, ऐसा रखते ना, फ्री ऑफ कॉस्ट ही देंगे। सर्विस में जनरली ऐसा होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं एम्प्लॉय को, मतलब कुछ भी नहीं, आपको हमारी कंपनी के 40 शेयर्स देंगे विदाउट पेइंग अ सिंगल रुपी। ओके, तो अब तो इन्फोसिस लिमिटेड ने प्रॉमिस करके रखा है एम्प्लॉय को। आफ्टर 2 years और आफ्टर 1 year what happens, TCS and Infosys plans that हम दोनों कॉम्पिटिटर की तरह लड़ रहे हैं और विप्रो अपना फायदा लेके अच्छा कर रहा है। एक काम करते हैं, हम दोनों मर्ज होता है, biggest companies in the world, we will form one of the biggest tech companies in the world. So to gain the advantage
ऑफ देयर ऑल नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉयज, उन लोगों ने क्या किया, मर्जर कर दिया। सो टीसीएस ने इन्फोसिस को अक्वायर कर लिया। तो अभी जो शेयर होल्डर है इन्फोसिस के, वो सारे के सारे टीसीएस के शेयर होल्डर्स बन गए। आई मीन सॉरी, उल्टा बोल रहा मैं। ये जो टीसीएस के शेयर होल्डर थे वो इन्फोसिस के शेयर होल्डर्स बन गए। पूरे 100% टीसीएस ने एक्वायर कर लिया है इन्फोसिस को, ऐसा मान के चलते हैं। तो इन दिस केस समटाइम्स जो एम्प्लॉय के रिलेटेड जितना भी अवार्ड था वो टीसीएस अपने शेयर से रिप्लेस कर देगा, क्योंकि पूरा या तो उन लोगों ने अक्वायर कर लिया होगा असेट, अपने में मर्ज कर लिया होगा, तो उनका शेयर कैपिटल रह नहीं होगा इन्फोसिस का, या तो टीसीएस को अपना शेयर कैपिटल देना है, ऐसा करके उन लोगों ने रिप्लेस कर दिया होगा अवार्ड को। तो उसको हम क्या कहते हैं, रिप्लेसमेंट अवार्ड। जब अक्वायरी का जो ओरिजिनल अवार्ड था उसको प्रॉमिस करने का मतलब वादा करता है कि हम जब बिजनेस कॉम्बिनेशन होगा तो हम अपने शेयर्स दे देंगे आपके एम्प्लॉय को, जब भी ड्यू होगा तब डिसाइड करके। तो दिस विल बी अ पार्ट ऑफ परचेस कंसिडरेशन। तो कैसे होगा वो हमने नीचे एग्जांपल दिया है। तो जो मैं अभी 5 लास्ट 2 to 4 मिनट्स में जो भी कथा किया है वो नहीं समझ में आ रहा है तो जस्ट इग्नोर इट मैन, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सब आपको समय दे दिया होगा, सीधा अपने सम पे फोकस करते हैं। ये मैंने वीडियो इसीलिए बनाया कि आपको सम अच्छे से थियरी समझाने का मेरा ज़्यादा इंटेंशन नहीं था। सो सॉरी फॉर दैट। ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द टॉपिक। क्या लिखा है, प्री कॉम्बिनेशन पीरियड एंड पोस्ट कॉम्बिनेशन पीरियड। तो दोनों में अकाउंटिंग अलग अलग होगा। कैसे होगा, मार्केट बेस्ड मेजर ऑफ ओरिजिनल अवार्ड मल्टीप्लाइड बाय वेस्टिंग पीरियड कंप्लीटेड ऑन एक्विजिशन डेट। हाँ, तो वेस्टिंग पीरियड क्या है कि जो हमने 3 साल दिया था ना, कि 3 साल तक हमारी कंपनी में काम करोगे तो आपको 3 साल के बाद हम मुफ्त में अपने शेयर्स देने वाले हैं। तो समझ लीजिए कि 3 की जगह पे अपन 5 साल रखते हैं, थोड़ा इजी रहेगा समझने के लिए। तो 5 साल अगर काम किया तो हम अपने शेयर्स देने वाले हैं, ऐसा इन्फोसिस ने प्रॉमिस करके रखा है। बट 2 साल काम कर लिया, अब टीसीएस ने उसको एक्वायर कर लिया, तो इधर वेस्टिंग पीरियड कंप्लीटेड में क्या आएगा, वो 2 साल आएगा। ओके, और मार्केट बेस्ड मेजर ऑफ ओरिजिनल अवार्ड, ओरिजिनल अवार्ड माने तो कौन, इन्फोसिस ने जो अवार्ड दिया था उसका मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन जितना भी होगा वो लेंगे, तो वो भी सम में दे दिया रहेगा। फॉर एग्जांपल हम इधर अज्यूम करते हैं कि दैट इज 100, ठीक है, 100 है, और डिवाइडेड बाय हायर ऑफ ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड और रिवाइज्ड वेस्टिंग पीरियड। तो ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड क्या, जो ओरिजिनल अवार्ड का था, जो मतलब इन्फोसिस ने प्रॉमिस किया था उसको हम बोलेंगे ओरिजिनल अवार्ड। तो उसका पीरियड कितना था, 5 साल वो, और रिवाइज्ड वेस्टिंग पीरियड विच एवर इज हायर। मतलब रिवाइज्ड वेस्टिंग पीरियड मतलब क्या, वेस्टिंग पीरियड तो वही रहेगा ना सर 5 साल, नहीं ऐसा नहीं होता है। टीसीएस कुछ अगर मन हुआ कि हम इन्फोसिस वाले तो 5 साल में देने वाले थे, लेकिन हमको एम्प्लॉय को खुश करना है ताकि वो अच्छे से काम करें, अपना एफर्ट्स और ज़्यादा एफर्ट्स लगाएं इन कंपनी को आगे बढ़ाने में। तो उन लोगों ने बोला ठीक है, जो 5 साल का वेस्टिंग पीरियड था ना, वी आर मेकिंग इट 4 ईयर्स एंड हम आपको अपना शेयर्स देंगे, और आपकी 4 साल की सर्विस खत्म होगी ना तब दे देंगे। तो उन लोगों ने बोले 2 साल की तो हो ही गई थी, और 2 साल करेंगे और हमको मिल जाएंगे, ऐसा करके उन लोगों ने 4 साल में दिया। तो नीचे जब डिवाइड करेंगे इन प्री कॉम्बिनेशन पीरियड के लिए, तो डिवाइड करेंगे किससे, 5 जो ओरिजिनल पीरियड था वो, और 4 विच एवर इज हायर, तो हायर क्या आएगा 5। तो डिवाइड किससे करेंगे, ऑब्वियसली 5 से करेंगे। नहीं समझ आया तो टेंशन मत लो, एग्जाम्पल से समझने वाला है, ये तो सिर्फ मैंने थियोरेटिकल पार्ट के लिए एक टेबल बनाया हुआ है। तो सर इससे कैलकुलेट कर लिया, 100 मल्टीप्लाइड बाय 2 कम्स टू 200 डिवाइडेड 5, सो इट्स 40। 40 को क्या करेंगे, हाँ तो 40 का क्या करेंगे, द वैल्यू इंक्लूडेड इन अबव इज इंक्लूडेड इन परचेस कंसिडरेशन। मतलब परचेस कंसिडरेशन जब कैलकुलेट करेंगे तब 40 को ऐड करना है। हाँ, तो क्या 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 ऐड करते थे, केस देंगे वो ऐड करेंगे, लैंड देंगे उसका फेयर वैल्यू ऐड करेंगे, अगर शेयर्स देंगे उसका फेयर वैल्यू ऐड करेंगे, और कंटीजेंट कंसिडरेशन ऐड करेंगे, और शेयर बेस्ड पेमेंट ऐड करेंगे। ओके, अगर आपको मानो तो साइड में कहीं पे लिस्ट बनाते जाइए कि परचेस कंसिडरेशन में क्या क्या ऐड करना है। ये मेरे को तो याद है, आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट यही घिसा पिटा ही पूछते वो लोग।
So the value included above is included in purchase consideration. तो 40 purchase consideration में ऐड होगा और कहीं पे हाँ will be part of consolidated finance statement as a part of other equity in balance sheet. ओह तो other equity का जब हम नोट बनाएंगे उसमें ये 40 ऐड करेंगे. हाँ क्या हाँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. लिखो लोग ये लिखना हाँ कि हमें अदर इक्विटी में भी ऐड करना है. जब बड़े बड़े सम करेंगे ना फिर भूल जाएगा. कहीं पे हाईलाइट करके लिखो. आपके पास हाईलाइटर है कुछ भी है और आपने प्रिंट कराए पीडीएफ तो एकदम अच्छे से हाईलाइट करो इस पॉइंट को कि उसको अदर इक्विटी में भी डालेंगे. फिर पोस्ट को कॉम्बिनेशन पीरियड में आ रही है. विल गो टू द एग्जाम्पल तो आपको आराम से समझ जाएगा. पोस्ट कॉम्बिनेशन पीरियड में क्या है? फेयर वैल्यू ऑफ न्यू अवार्ड माइनस प्री कॉम्बिनेशन अमाउंट है. जो टीसीएस ने अपना अवार्ड दिया उसको न्यू अवार्ड बोलते हैं. उसमें से जो प्री कॉम्बिनेशन का उसका फेयर वैल्यू निकालेंगे टीसीएस का अवार्ड का एंड उसमें से जो अभी प्री कॉम्बिनेशन का अमाउंट आया उसको माइनस कर देंगे और जो अमाउंट आएगा उसका क्या करेंगे सर? उसको अलोकेटेड एज अ सर्विस कॉस्ट ओवर रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड. ओके नाइस. इट वाज इजी. सो कम टू द एग्जांपल. ये भी मॉड्यूल का एग्जांपल है. बस इलस्ट्रेशन है. बहुत सारे मॉड्यूल की इलस्ट्रेशन लिए क्योंकि अच्छे अच्छे उन लोगों ने इलस्ट्रेशन दिए और बहुत सारे इलस्ट्रेशन भी थे जो हमने इग्नोर किए. जो अच्छे अच्छे इलस्ट्रेशन थे वहाँ से उठा लिए. कोई कोई अपना डाला है कोई कोई आरटीपी से उठाया ताकि आपको कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज मिल जाए कंसेप्ट का. ठीक है ना. एग्जाम्पल 7 क्या है? ग्रीन लिमिटेड एक्वायर्ड पॉल्यूशन लिमिटेड. वाह क्या होगा देश का पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा. एज अ पार्ट ऑफ द अरेंजमेंट ग्रीन लिमिटेड हैड replaced the pollution limited's existing equity settled award. The original award specified a vesting period of 5 years at the acquisition date. Pollution limited employees have already rendered 2 years of service. हाँ तो हमने अभी इन्फोसिस टीसीएस का लिया था एग्जाम्पल. मैंने इसके ऊपर से लिया था. मतलब सिमिलर एग्जाम्पल था ना. सिर्फ नीचे का अमाउंट चेंज होगा तो आपका डबल प्रैक्टिस हो जाएगा और समझ भी जाएगा. एज रिक्वायर्ड ग्रीन लिमिटेड रिप्लेस द ओरिजिनल अवार्ड विथ इट्स. हाँ रिप्लेस्ड अंडरलाइन करो. रिप्लेस्ड है इसीलिए तो हम ऐसे अकाउंटिंग करेंगे. अगर रिप्लेस नहीं किया होगा उसका अकाउंटिंग अलग अलग तरीके से होता है. रिप्लेस द ओरिजिनल अवार्ड विद इट्स ऑन सेल्स बेस्ड पेमेंट अवार्ड. रिप्लेसमेंट अवार्ड अंडर द रिप्लेसमेंट द वेस्टिंग पीरियड इज रिड्यूस्ड टू 2 years फ्रॉम द एक्विजिशन डेट. माने तो 2 years तो ऑलरेडी खत्म हो ही गया है. एक्विजिशन डेट से और 2 साल मतलब कि रिवाइज्ड अवार्ड का वैल्यू की क्या बोलते हैं टर्म कितना है? 4 years. नीचे क्या दिया है? द वैल्यू मार्केट बेस्ड मेजर ऑफ द अवार्ड एट द एक्विजिशन डेट आर एस फॉलोस. ओरिजिनल का कितना है? 500. रिप्लेसमेंट का कितना है? 600. एज ऑफ द एक्विजिशन डेट ऑल अवार्ड्स आर एक्सपेक्टेड टू वेस्ट. नाइस. सो डायरेक्टली वी आर गोइंग टू सॉल्यूशन. काम कीजिए. मैं डायरेक्टली आपको करवाई देता हूँ फिर आप अपने आप अलग फिर से एक बार ट्राई कीजिए. क्या रट जाएगा ये. और ये रटने जैसा है कुछ में ज़्यादा लॉजिक संबंधी जैसा है नहीं इसीलिए. वरना जिसमें लॉजिक होता है मैं बता देता आपको. प्री कॉम्बिनेशन पीरियड इज 500 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाइड बाई 2. 500 क्या है? ओरिजिनल अबाउट जो अपना ऊपर दे रखा है उसका फेयर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय जितना भी वेस्टिंग पीरियड खत्म कर दिया एम्प्लॉय ने जितना भी पीरियड सर्व कर दिया है उतना कितना किया है ऊपर दिया हुआ है 2 years डिवाइडेड बाय 5. 5 क्या है? 5 साल जो ओरिजिनल अवार्ड था उसका वेस्टिंग पीरियड और नए अवार्ड का वेस्टिंग पीरियड विच एवर इज हायर. गेटिंग इट. सो 5 years और 4 years विच एवर इज हायर. सो 500 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 इट कम्स टू 200. तो 200 को क्या करेंगे? उसका परचेज कंसिडरेशन में ऐड करेंगे एंड व्हाइल मेकिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको अदर इक्विटी में ऐड कर देंगे. सिंपल. ये भूलने का नहीं. अदर इक्विटी में ऐड करेंगे. 4 बार बोलिए. अदर इक्विटी में ऐड करेंगे. अदर इक्विटी में ऐड करेंगे. अदर इक्विटी में ऐड करेंगे. ठीक है. पोस्ट कंपैरिजन में क्या करेंगे? तो ये 600 जो नया रिप्लेसमेंट अवार्ड है उसका वैल्यू में से 400 माइनस कर देंगे. सॉरी तो 600 में से 400 माइनस कर देंगे. सो इट विल कम टू 200. नहीं
सॉरी क्या बोल रहा मैं, 600 में से 200 माइनस कर देंगे तो हमको कितना मिलेगा, 400। तो ये 400 विल बी एलोकेटेड एज ए सर्विस कॉस्ट ओवर रिमेनिंग 2 year पीरियड। मतलब 400 डिवाइड बाई 2, दोनों साल में 200 करके जाने देंगे। ठीक है, समझ गए? आई थिंक दिस इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। समझ गया। और एक टॉपिक ख़त्म, कंग्रेचुलेशंस। या अब दूसरा टॉपिक है नॉन रिप्लेसमेंट अवार्ड। इससे वो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप ये शेयर बेस्ड पेमेंट का जो पला है रिप्लेसमेंट अवार्ड, उसको गो थ्रू कर दीजिए। थोड़ा रटने जैसा है तो आई विल सजेस्ट कि एक बार आप रिवाइज कर लो, फिर अपन आगे पढ़ते हैं। ठीक है, so pause it and read it.